आफ्टर फैमिली अपन ने फैमिली तक देखा है कि टेक्सोनॉमिक हियरarchy में फैमिली क्या है, डिफरेंट जेनरा मिलकर एक फैमिली बनते हैं। अब ठीक उसी तरह नेक्स्ट ऑर्डर हायर ऑर्डर है ऑर्डर। ये ऑर्डर बनेगा डिफरेंट फैमिलीज़ मिलके। तो डिफरेंट अलग अलग फैमिलीज़ सिमिलर जो सिमिलर दिखने में है, सिमिलर फैमिलीज़ कम टुगेदर एंड फॉर्म द ऑर्डर। देखिए, you have seen earlier that categories like species, genus and families are based on a number of similar characters। कि एक जैसे कैरेक्टर रहेंगे तो वो डिफरेंट जेनेरा के लोग एक में डालकर एक फैमिली बनाए जाएंगे, वैसे डिफरेंट स्पेसीज़ के लोग एक में रखकर एक जीनस बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर कैरेक्टर्स। सो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। कि इस तरीके से जो कैरेक्टर्स की जमा होगी उन जमा के ऊपर, एग्रीगेट्स यानी कि जमा, तो कैरेक्टर्स के जमा के ऊपर ही डिफरेंट फैमिलीज़ को ऑर्डर में रखा जाएगा। और इसी तरीके से और हायर जो ऊपर के कैटेगरीज है टेक्सोनॉमिकल हियरarchy के अंदर, उनको भी ऐसे सिमिलर कैरेक्टर्स को एक वाले ऑर्गेनिज्म को एक में रखकर उनके हायर ऑर्डर में रखा जाएगा। सो ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी इज़ द assemblage of families which exhibits a few similar characters। तो ऑर्डर जो कि फैमिली के ऊपर का लेवल है, तो इसके अंदर डिफरेंट फैमिलीज़ रहेंगे जिसके अंदर कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स है, जिसमें एक जैसे कैरेक्टर है। ऐसे डिफरेंट फैमिलीज़ को एक ऑर्डर के अंदर रखा जाएगा। तो सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडिंग ए फैमिली। तो जैसे मैंने आपको बोला कि नीचे स्पेसीज से जैसे जैसे अपन हायर ऑर्डर की तरफ जाते जाएंगे, जीनस, स्पेसीज से जीनस, जीनस से और फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, इसमें सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। सो प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वोसी, सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो ये प्लांट्स के अंदर के जो डिफरेंट फैमिलीज़ है, कॉन्वोल्वोसी और सोलानेसी, ये दोनों फैमिलीज़ को एक ऑर्डर में रखा गया है और वो ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। और ये होता है मेन उनके फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल यानी कि उनके फ्लावर के कैरेक्टर्स के बेस पे ये दोनों फैमिली को एक में रखा गया है। सो द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज़ लाइक फिलिएडी एंड कैनिडी। अभी ये जो कार्निवोरा एक ऑर्डर है, ये ऑर्डर के अंदर दो फैमिली है, एक फिलिडी और एक कैंडिडी। तो फिलिडी होगा कैट के जैसे और कैंडिडी होगा डॉग के जैसे। तो ये कैंडिडी और फिलिडी ये दोनों भी एक ही ऑर्डर में आएंगे एंड दैट ऑर्डर इज़ कार्निवोरा। कार्निवोरा यानी कि मांसाहार करने वाले दो फैमिली, मांसाहार करने वाला एक ऑर्डर हो गया कि मांसाहारी। अब मांसाहारी के दो ग्रुप बनेगा, फिलिडी यानी कि बिल्ली की तरह और कैंडिडी यानी कि डॉग्स की कैटेगरी में, ऐसे दो ग्रुप। तो ऐसे अभी हायर ऑर्डर अपने को देखना है। तो अभी ऑर्डर के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है क्लास। अब क्लास क्या रहेगा कि डिफरेंट अलग अलग ऑर्डर, लेकिन जो दिखने में कुछ आपस में कुछ उनमें सिमिलैरिटी है, तो ऐसे डिफरेंट ऑर्डर्स को एक जगह रखकर बनाया जाएगा क्लास। सो दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, एक जैसे ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग comprises monkey, gorilla and gibbons is placed in a class Mammalia along with the order Carnivora that includes animals like tiger, cat and dog। तो इस तरीके से एनिमल्स के अंदर प्राइमेटा जो है उसके अंदर दो टाइप के ग्रुप रखे गए हैं। एक है जो मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन से बना हुआ, जो और दूसरा है मैमेलिया। तो इस तरीके से एक ऑर्डर प्राइमेटा जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिब्बन्स रहेंगे, इनके साथ साथ दूसरा जो ऑर्डर है दैट इज़ कार्निवोरा जिसके अंदर एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट और डॉग रहेंगे। ये दोनों ऑर्डर को, कौन सा ऑर्डर प्राइमेटा और ऑर्डर कार्निवोरा, ये दोनों को मिलाकर एक क्लास बनाई गई जिसका नाम है क्लास मैमेलिया हैज़ ऑर्डर आल्सो। ठीक है, इस तरीके से अभी क्लास के ऊपर का ऑर्डर रहेगा फाइलम। अभी ये फाइलम सेकेंड ऑर्डर है इन केस ऑफ एनिमल किंगडम। तो डिफरेंट क्लास जो एक जैसे दिखते हैं इनको अपन फाइलम में रखेंगे। सो फाइलम classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। तो ये जो डिफरेंट क्लासेस है, कौन सी क्लास? एम्फीबियंस, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स,
ये सबको मिलाकर एक फाइलम बनाया गया और वो फाइलम को नाम दिया जाएगा कॉर्डेटा. So all this based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in the phylum Chordata. तो ये चारों जो क्लास है कौन से, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये चारों क्लास के जो एनिमल्स हैं इनके अंदर एक सिमिलैरिटी है, दो सिमिलैरिटी है कि एक तो इन सभी के अंदर नोटोकॉर्ड रहती है. नोटोकॉर्ड क्या रहता है आपने एनिमल किंगडम के चैप्टर के अंदर आपको डिटेल मिलेगा. तो ये सारों के अंदर नोटोकॉर्ड रहती है और डॉर्सल यानी कि पीठ की तरफ हॉलो न्यूरल सिस्टम होती है. मतलब न्यूरल सिस्टम इनकी डॉर्सल पीठ की तरफ होती है नर्वस सिस्टम, और उसके अंदर बीच में हॉलो होती है यानी कि क्या बोलेंगे पोकड़ी रहती है, तो उसको बोलेंगे हॉलो नर्वल सिस्टम. तो ये दोनों क्वालिटी ये सारे डिफरेंट क्लास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सारों के अंदर ये क्वालिटी मिलती है. इसके लिए ये सभी क्लासेस को एक ही फाइलम में रखा गया एंड आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा. ठीक है. तो इन केस ऑफ प्लांट, अब ये प्लांट के अंदर का कि क्लासेस विथ ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन. तो फिर क्लासेस प्लांट किंगडम के अंदर जो डिफरेंट क्लासेस रहेंगे सिमिलर वाले, ये सिमिलर क्लासेस को एक हायर ऑर्डर में बनाएंगे और वो हायर ऑर्डर फाइलम नहीं होगा, फाइलम एनिमल किंगडम में रहेगा और प्लांट किंगडम में उसको डिवीजन बोलेंगे. ठीक है. अब ये नेक्स्ट हायर ऑर्डर जो सबसे ऊपर का हायर ऑर्डर है क्लासिफिकेशन का, डेट इज किंगडम. सो अभी डिफरेंट फाइलम एनिमल किंगडम के अंदर के अलग अलग फाइलम ये एक जगह कर इनकर एक किंगडम बनेगा. वैसे ही प्लांट किंगडम के अंदर डिफरेंट डिवीजन ये एक जगह बनाकर एक किंगडम बनेगा. सो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया. तो एनिमल किंगडम के अंदर के सारे फाइलम को एक जगह जोड़कर एक टॉप कैटेगरी बनाई जाएगी जिसको बोलेंगे किंगडम एनिमलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स. ये एनिमल का क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर होगा. अभी प्लांट किंगडम के अंदर, सो द प्लांट किंगडम द किंगडम प्लांटी on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. तो अभी डिफरेंट जैसे फाइलम एनिमल्स के अंदर था वैसे ही डिवीजन प्लांट किंगडम के अंदर. तो सारे डिवीजन प्लांट किंगडम के जो रहेंगे वो सारे डिवीजन को एक कर एक ग्रुप बनाया जाएगा और उनको बोलेंगे किंगडम प्लांटी. सो henceforth we will refer to these टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स. तो फिर ये सारे ग्रुप्स को अपन दो किंगडम के हिसाब से पहचानेंगे, एक किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया. ठीक है. सो द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पेसीज इन फिगर 1.1. तो फिगर 1.1 जो ये है इसके अंदर जो सारे कैटेगरीज़ है, ये सारे कैटेगरीज़ यानी कि जो क्लासिफिकेशन के कैटेगरीज़ है ये सारों को असेंडिंग ऑर्डर में बताया गया. असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा. तो छोटे से सबसे छोटा स्टार्ट हुआ स्पेसीज से, स्पेसीज से बड़ा जीनस, जीनस से बड़ा फैमिली, फैमिली से बड़े ऑर्डर, ऑर्डर से बड़े क्लास, क्लास से डिवीजन और फाइलम और इनसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर किंगडम. तो जैसा अपन नीचे स्पेसीज से जीनस और उसके बाद किंगडम ऐसे स्पेसीज जाएंगे. तो जैसे जैसे अपन स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे क्या होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा कि इंडिविजुअल का नंबर बढ़ता जाएगा क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप है तो इसमें इंडिविजुअल के नंबर बढ़ते जाएंगे, लेकिन सिमिलैरिटी कम होते जाएगी क्योंकि कई डिफरेंट टाइप के स्पेसीज एक जेनरा में, फिर कई डिफरेंट टाइप के अलग अलग जीनस के एक फैमिली में, फिर कई अलग अलग फैमिली के ऑर्डर में, फिर कई अलग अलग ऑर्डर के क्लास में. तो इस तरीके से जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे और सिमिलैरिटी डिक्रीज होगी. ये याद रखो, इसके ऊपर नीट में कई बार क्वेश्चन आता है कि जब नीचे से यानी कि स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे आप, सिमिलैरिटी डिक्रीजेस एंड नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस. इसके रिवर्स दूसरा, जब आप किंगडम से स्पेसीज की तरफ आएंगे जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आना. तो जब आप किंगडम से डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्या होगा, कम होते जाएंगे. ये छोटे छोटे ग्रुप है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते जाएंगे लेकिन सिमिलैरिटी बढ़ती जाएंगी. ये याद रखो, नीचे से ऊपर जाने में इंडिविजुअल के नंबर बढ़ेंगे लेकिन सिमिलैरिटी कम होगी और ऊपर से नीचे आने में इंडिविजुअल्स के नंबर कम होंगे लेकिन सिमिलैरिटी बढ़ेगी. ठीक है. तो ये अभी किंगडम देखेंगे अपन.
So in animal all animals belong to various phyla are assigned to the highest category called animal kingdom. All plants assigned to the टू. तो इस तरीके से अपन आगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम ये दो कैटेगरी को ही देखेंगे. तो अभी आगे अपन इसके. सो द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम have been shown in ascending order starting with the species in figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. तो ये बड़े बड़े ग्रुप है, जैसे कि स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ये बड़े बड़े ग्रुप हो गए. लेकिन इसमें साइंटिस्ट ने इसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप बनाए. जैसे कि एक फैमिली के अंदर सब जीनस, या फिर ऑर्डर के अंदर सब फैमिली रहेंगे, या फिर क्लास के अंदर सब ऑर्डर रहेंगे. जीनस और स्पेसिफिक पक्का रहेगा, इसके अंदर सब जीनस या सब स्पेसिस नहीं होगा, ये फिक्स है. लेकिन जो हायर ऑर्डर है, जैसे क्लास है, तो एक क्लास के अंदर खाली 2 या 4 ऑर्डर नहीं रहेंगे, उसके अंदर सब ऑर्डर भी बोल के रह सकते हैं. वैसे सब क्लास भी बोल के रह सकते हैं, सब डिवीज़न भी. तो उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं ताकि हर ऑर्गेनिज्म को उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर के हिसाब से उनको पक्का एक ग्रुप में रखा जाए. ठीक है. सो लुक एट द हियरची इन फिगर 1.1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट? से फॉर एग्जांपल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन. क्या होगा जब अपन नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर यानी कि सिमिलैरिटी क्या होगी? डिक्रीजेस. ठीक है. तो जब अपन नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलैरिटी क्या होते जाएगी? डिक्रीजेस. लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर. तो जितना छोटी कैटेगरी रहेगी उसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा सिमिलर रहेंगे, मोर मेंबर्स. तो इसके लिए जितने मेंबर स्पेसीज में रहेंगे वो सारे के सारे एक जैसे रहेंगे, उसमें सिमिलरिटी ज़्यादा रहेंगी. तो जैसा जैसा अपन बड़े ग्रुप में जाते जाएंगे, जैसा बड़े ग्रुप में जाएंगे तो बड़े टेक्सा में जाएंगे, उसके अंदर कैरेक्टर अलग अलग आते जाएंगे. इसके लिए सिमिलरिटी डिक्रीज होते जाएंगी, कम होते जाएंगे. सो हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज़ द डिफ़िकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल. तो जैसे जैसे कैटेगरी बड़ी रहेंगी, वो बड़ी कैटेगरी में, जैसे बड़े ग्रुप में बहुत अलग अलग उसमें ग्रुप के एनिमल्स रहे तो उसमें अपने को एक जैसे एनिमल पहचानने में डिफ़िकल्टी होती है. उसी तरीके से हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. तो इसके लिए ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स ना हो, सिंपल होने के लिए अपन ने क्या किया, उसको छोटे से छोटे ग्रुप में बांटते चले गए अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी. सो इसके लिए एग्जांपल आपको टेबल दिया गया, टेबल 1.1 में. इट गिव्स द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग बायोलॉजिकल नेम उसके जो है. जैसे मैन का होमोसेपियंस, उसका जीनस हो गया होमो, से फैमिली रहेगा सेपियंस. जीनस ये है फैमिली. होमिनिडी ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और कॉर्डेटा. ऐसे डिफरेंट और 2 प्लांट का और 2 एनिमल किंगडम का. जैसे मैन एंड हाउस फ्लाई ये एनिमल किंगडम से, मैंगो एंड वीट ये प्लांट किंगडम से. ऐसे 2 एग्जांपल देखिए इसमें समझाया गया है. फिर भी अगर क्लैरिफिकेशन नहीं होता है तो अपन ये चार्ट देखते हैं. इसको समझने के लिए इधर अपन टेक्सोनोमिक हियरर्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े के तरफ अरेंजमेंट डिफरेंट एनिमल्स के एग्जांपल लेके नोट्स बनाएंगे. तो देखो इसमें अपन ने यहाँ पे छोटे से छोटे ग्रुप यानी कि स्पेसीज से शुरू किया है. तो यहाँ स्पेसीज जैसे कि लियो एक स्पेसीज है लॉयन का, और इंडिका एक स्पेसीज है मैंगो का. तो यहाँ मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजिफेरा इंडिका और पैंथेरा लियो लॉयन के लिए. तो इनके जो स्पेसीज है जैसे कि स्पेसीज लियो, इनका जीनस अलग अलग. तो जो इनके अलग अलग स्पेसीज है, लियो लायन का, टाइग्रिस टाइगर के लिए, पार्डस लियोपार्ड के लिए, ये तीनों अलग अलग जो स्पेसीज है, ये तीनों स्पेसीज, ये एक स्पेसीज लॉयन के लिए, ये लॉयन की एक स्पेसीज. ऐसे डिफरेंट अलग अलग रिलेटेड स्पेसीज जैसे कि पार्डस लियोपार्ड के लिए, टाइग्रिस टाइगर के लिए और लियो लॉयन के लिए, ये तीनों अलग अलग स्पेसीज को एक जेनेरा यानी कि पैंथेरा में रखा गया, रिलेटेड है. ठीक है. तो अब यहाँ पे और हायर ऑर्डर, अब हायर ऑर्डर जीनस के बाद है फैमिली.
तो फैमिली में क्या होगा कि ये जो पैंथेरा है, ये पैंथेरा एक जीनस, इसके जैसा दूसरा जीनस फिलिस, फिलिस यानी कि कैट के लिए, और पैंथेरा लायन और टाइगर के लिए। तो ये दोनों एक जैसे है तो इनको एक में रखा गया, वो फैमिली है फिलिडी। दूसरी फैमिली है कैनिडी, कैंसिडी। कैंसिडी डॉग्स के लिए, ये डॉग्स ना लायन के जैसे ना कैट्स के जैसे, तो ये इनका अलग फैमिली हो गई कैंसिडी। और ये जो फिलिडी है, ये फिलिडी में बिल्ली और बिल्ली के जैसे दिखने वाले लायन और टाइगर आ गए। ये दोनों रिलेटेड जेनेरा एक फैमिली में, फिलिडी में। अब ये जो रिलेटेड फैमिली से थोड़े से, ये दोनों को एक में रखा गया। अभी जैसे ये फिलिडी फैमिली और कैंसिडी फैमिली, ये दो फैमिली जो कि फिलिडी कैट के लिए और कैंसिडी डॉग के लिए, ये कैट और डॉग की फैमिली को एक ऑर्डर में रखा गया, वो है कार्निवोरा। तो ऑर्डर कार्निवोरा जिसके अंदर ये दो फैमिली है, फिर ये फैमिली के अंदर ये दो जीनस है। समझ में आ रहा है आपको? अभी वैसे ही ऑर्डर के ऊपर का हायर लेवल कैटेगरी है क्लास। तो अभी ये जो कार्निवोरा है, ये कार्निवोरा और दूसरा एक ऑर्डर कौन सा, प्राइमेटा, ये दोनों ऑर्डर है। ये दोनों ऑर्डर कार्निवोरा और इसके जैसा दूसरा ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आएगा मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स, और कार्निवोरा के अंदर आएगा टाइगर, कैट एंड डॉग्स। तो ये दोनों ऑर्डर को एक क्लास में रखा गया, वो है मैमेलिया। सो मैमेलिया क्लास में ये दो ऑर्डर। अब उसी तरीके से डिफरेंट क्लास जैसे कि अपने बर्ड्स, मैमेलिया एक क्लास, रेप्टाइल एक क्लास, एम्फीबिया एक क्लास, बर्ड्स एक क्लास। तो डिफरेंट क्लास को एक फाइलम में रखा गया, वो फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। ठीक है। अभी इसी तरीके से डिवीजन इन प्लांट किंगडम में होगा, और फिर बाद में डिफरेंट जो कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ऐसे दो फाइलम है एनिमल किंगडम। तो ये दोनों फाइलम को मिला के एक हायर ऑर्डर बन जाएगा किंगडम। तो किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। तो ये जो किंगडम है, ये दो टाइप के किंगडम हो गए, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। ये बने दोनों उसके टाइप ऑफ सेल्स कि सेल वॉल है या नहीं है। आपको पता होगा सेल चैप्टर में आपने देखेंगे, अगर आगे अपने आगे के चैप्टर में सेल है तो उसमें देखेंगे कि एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल को सेल वॉल होती है। तो जितने भी सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपन ने प्लांट किंगडम में रखा है, और जिसके सेल को सेल वॉल नहीं है उसको एनिमल किंगडम में रखा है। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक रीज़न लगा के अपन उसको बांटते हैं। तो सारे जानदार को अपन ने ये रीज़न लगाया कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगर सेल वॉल है तो उसको प्लांट किंगडम में, सेल वॉल नहीं है तो उसको एनिमल किंगडम। तो ऐसे बांटने का, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को बांटने के लिए अपन हमेशा एक रीज़न लगाते हैं, एंड दैट रीज़न इज कॉल्ड एज की, टेक्सोनॉमिक की। अब ये टेक्सोनॉमिक की अपन आगे आएगा देखेंगे, तो जब बताऊंगा तो इस तरीके से टेक्सोनॉमिक की यूज़ कर अपन हमेशा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को छोटे छोटे ग्रुप में बांटते हैं। कि पॉपुलेशन के अंदर छोटे छोटे ग्रुप में बांटना, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और ये करने के लिए जो अपन रीज़न लगाते हैं, वो रीज़न को बोलते हैं टेक्सोनॉमिक की। ठीक है। तो ये है टेक्सोनॉमिक हियरार्ची फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम। ये नीचे से स्पेसीज से लेकर अपन किंगडम तक, हायर ऑर्डर तक, इसलिए इसको बोलते हैं नीचे से ऊपर, इसलिए बोलेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स मतलब ये बीमारी नहीं, एड्स का मतलब है कि क्या बोलेंगे, यूज़फुल और हेल्पफुल टूल्स, कि अपने को मदद करने वाले टूल्स। टेक्सोनॉमी में टेक्सोनॉमी करने को मतलब ऑर्गेनिज्म को बांटने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए, उनको क्लासीफाई करने के लिए जो अपने को जो टूल्स है अपने पास, जो अपने को यूज़फुल सब्सटेंस है या यूज़फुल बातें हैं, उसको अपन बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो टेक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। तो ये टेक्सोनॉमिक एड्स जो है, ये टेक्सोनॉमिक एड्स की मदद से अपन अपने जो डिफरेंट इंडस्ट्री है, जैसे कि इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और दूसरा सारे बायोस्फीयर, जो अपने अंदर जो बायो रिसोर्सेस है, मतलब जो भी अपने को यूज़फुल ऑर्गेनिज्म है, ये सारों को समझने के लिए अपने को मदद मिलती है। सो दिस स्टडी वुड रिक्वायर
करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये टेक्सोनॉमी के लिए अपने को मेन ज़रूरी है कि करेक्ट क्लासिफिकेशन, कि सारे ऑर्गेनिज्म का अपन ने करेक्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, उनके जो स्पेसिफिक उनमें जो खासियत है उसके हिसाब से अपन ने उनका क्लासिफिकेशन किया हो और उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ हो। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। तो पहचान करने के लिए ऑर्गेनिज्म को अपने को कई बार फील्ड में जाना पड़ेगा और उनके लैबोरेटरी में उनको कल्चर करके, अगर छोटे ऑर्गेनिज्म है तो लैबोरेटरी में चेक करके उनको अपने को स्टडी करना पड़ेगा। सो द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज इज़ एसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडी। तो कोई भी टेक्सोनॉमिकल स्टडी पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेन क्या है अपने को, कि वो स्पेसिमेन कलेक्ट करना, उसका सैंपल कलेक्ट करना। तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए अपने को फील्ड में जाकर पकड़ के लाना पड़ेगा, अगर एनिमल है तो, या प्लांट है तो ढूंढ कर लाना पड़ेगा। तो ये टेक्सोनॉमिक स्टडी का मेन पार्ट है। तो दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज़ एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। तो इसी तरीके से ये सिस्टमैटिक्स में भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि पहले सैंपल आपने कलेक्ट किया हो। तो सैंपल रहेगा तो उसको पढ़ के अपन सिस्टमैटिक्स, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से उसको अलग अलग ग्रुप में अरेंज कर सकेंगे। सो इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। तो फिर ये ऑर्गेनिज्म को पहचानने में, स्टडी करने में, उसके कैरेक्टर जानने में तो मदद करेगा सैंपल करेक्शन करने का, और फिर बाद में उसको क्लासिफिकेशन करने के बाद ये सैंपल को स्टोर किया जाएगा एज ए स्पेसिमेन। स्पेसिमेन यानी कि प्रिजर्व करना, उसको उठा के रखना, उसके हिफाजत से रखना। तो इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फर्दर स्टडी। और कभी कभी कुछ स्पेसिमेंस को और आगे के डीप मालूमात करने के लिए भी प्रिजर्व किया जाता है कभी कभी। So biologists have established certain procedure for and techniques to store and preserve the information as well as the specimen. तो फिर बायोलॉजिस्ट जो है ये स्पेसिमेन को उठा के रखने के लिए, ज़्यादा दिन तक उनको अच्छा रखने के लिए कई सारे प्रिजर्वेशन के, यानी कि उठा के रखने के लिए इसके कई सारे प्रोसीजर और टेक्निक यूज़ करते हैं कि ये स्पेसिमेन और ये जो सैंपल है ये ख़राब ना हो इसलिए। तो फॉर सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ दीज एड्स। तो और कुछ जो प्रोसीजर है जो कि अपने टेक्सोनॉमी में अपने को यूज़ में आएंगे, वो टेक्सोनॉमिक एड्स आपको एग्जाम्पल बोल के नीचे दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले रहेगा हर्बेरियम। हर्बेरियम इज़ एन टेक्सोनॉमिक एड्स। अभी हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर अपन प्लांट्स के जो सैंपल्स है उसको अपन सुखाकर एक शीट पर लगाकर और उसके ऊपर पूरी मालूमात लिखकर अपन रखते हैं। अब अगर ये प्लांट छोटा है, जैसे कि कोतमीर का झाड़ है, मेथी की भाजी है, तो इसको सुखाकर वो झाड़ को, पत्ते को एक सफ़ेद शीट पे चिपका कर और उसके बारे में उसके पूरी मालूमात लिख के रखेंगे। या फिर अगर बड़ा झाड़ है जैसे कि मैंगो है, तो वो झाड़ नहीं, उसका खाली पत्ता, एक मैंगो का पत्ता लेकर उसको सुखाकर वो पत्ते को शेड में सुखाकर, धूप में नहीं, धूप में सुखाने पे वो कलर उसका चले जाता है। पेपर के अंदर शेड में सुखाकर वो पत्ता जब सूख जाएगा, वो पत्ते को शीट के ऊपर चिपका कर अपन उसके पूरे डिटेल मालूमात लिखेंगे। सो ये शीट जो पेपर पे अपन चिपकाएंगे, दिस शीट्स आर कॉल्ड एज हर्बेरियम शीट। और फिर ये शीट्स को इस तरीके से जो अपन ये शीट तैयार करेंगे, दैट शीट इज़ कॉल्ड एज हर्बेरियम शीट। और फिर ये शीट को अपन अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सली मतलब पूरी दुनिया में। तो फिर ऐसे तरीके से वो जो शीट अपन ने बनाई है, वो शीट्स को, वो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके उसको ऐसे हिसाब से क्लासीफाई करेंगे जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड हो, तो इसको मानते हो। वैसे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम से अपन उस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे और उसको डिफरेंट ग्रुप में रखेंगे। So these specimens along with their description on the herbarium sheet become a storehouse or repository for further use। तो फिर ये शीट जिसके ऊपर वो प्लांट का सैंपल रहेगा और उसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा, ये आगे फर्दर यूज़ के लिए एक जगह स्टोर करके रखेंगे, और जिस जगह उसको रखेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज हर्बेरियम। तो हर्बेरियम शीट्स आल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एक्सेट्रा। तो फिर ये जो हर्बेरियम शीट बनेगी, ये शीट के ऊपर
लेबल भी लगाया जाएगा, जिस लेबल के ऊपर उसके डिफरेंट इंफॉर्मेशन रहेगा, लाइक द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट, कि मतलब ये सैंपल कब कलेक्ट किया गया, प्लेस कहाँ से कलेक्ट किया गया, किसने कलेक्ट किया, उसके बाद वो प्लांट का नाम, सादा लोकल नेम, फिर उसके बाद बॉटनिकल नेम, फिर वो उसकी फैमिली क्या है, फिर जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, दैट इज़ कलेक्टर्स नेम। ऐसे डिफरेंट उसके जो भी मालूमात रहेंगी वो हर्बेरियम शीट पे लिखा हुआ रहेगा। तो हर्बेरिया आल्सो सर्व ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडी। अब ये जो हर्बेरिया रहेगा, हर्बेरियम जो एल्बम, अपन जैसे कोई अपने प्रोग्राम में नहीं आया शादी वगैरह में, तो अपन क्या करते हैं, उसके फ़ोटोआँ लेकर उनको बताते हैं, ताकि वो शादी में नहीं आए या प्रोग्राम में नहीं आए तो भी वो फ़ोटो देखकर कुछ अंदाज़ा लगा ले कि प्रोग्राम कैसे हुआ था। तो वैसे ही ये जो और प्लांट के सैंपल्स या एनिमल्स के सैंपल, ज़्यादातर प्लांट्स के सैंपल सॉरी, तो इसमें जो प्लांट्स के सैंपल ड्राई करके रखा जाएगा, तो ये क्विक रेफरल सिस्टम, मतलब किसी को अगर कोई प्लांट्स की मालूमात होना रहेगा तो जल्दी से इसमें मिल जाएगा। अभी जैसे कि अगर आपको, अभी बारिश के दिन है, अगर आपको देखना है कि मैंगो का झाड़ कैसा रहता है, जामुन का झाड़ कैसा रहता है, अभी वो लगा हुआ है खेत में 1-2 एकड़ रोड से दूर, तो आप वहाँ जा नहीं सकते, झाड़ को देख नहीं सकते। लेकिन अगर हर्बेरियम चले गए तो वहाँ पर आपको उसका सैंपल प्लांट का लीफ का मिलेगा, वो लीफ देखकर, उसके डिस्क्रिप्शन देखकर आपको कुछ तो आइडिया आ सकता है कि भाई जामुन का झाड़ कैसा होता है, उसका पत्ता कैसा होता है, प्लांट का, मैंगो का प्लांट कैसा होता है, उसका पत्ता कैसा होता है, वगैरह वगैरह। कभी कभार अगर दिन में भी है जानेंगे, लेकिन अगर रात के टाइम आप स्टडी कर रहे हो तो उस टाइम आप झाड़ को जाके नहीं देख सकते रेफर, लेकिन रात में भी आप हर्बेरिया जाकर हर्बेरियम शीट निकाल कर कोई भी स्पेसिफिक आपका प्लांट देख सकते हो। दैट्स वाई इट एक्ट एज ए क्विक रेफरल सिस्टम, कि जल्दी अपन रेफरेंस लेकर कोई भी प्लांट की स्टडी करने में आपको मदद हो सकती है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल की है बॉटनिकल गार्डन्स। अब ये बॉटनिकल गार्डन्स, इसमें क्या है, ये भी प्लांट्स का ही रहेगा, लेकिन ये लाइव सैंपल है, कि ऐसी जगह जहाँ पर डिफरेंट प्लांट के जो प्रजाति है, स्पेसीज है, उनको लिविंग रूप में रखा जाएगा। सो दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। तो ये अपने गार्डन की जैसे रहेंगे, जिसको अपन बॉटनिकल गार्डन्स बोलेंगे, लेकिन इसमें क्या रहेगा कि डिफरेंट स्पेसीज के लाइव सैंपल्स रखेंगे, और हर झाड़ों पे उसके लेबल लगा हुआ रहेगा कि झाड़ का नाम क्या है, डिटेल सारी उसमें लिखा हुआ रहेगा। सो प्लांट स्पेसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। तो ये झाड़ जो गार्डन में लगे हुए रहेंगे, ये सारा इनका मेन रीज़न रहेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन, के हर झाड़ को पहचानने के लिए, कि कोई स्टडी करने वाला अगर आया, अगर उसको देखना है कि ये झाड़ कैसा रहता है, तो वहाँ झाड़ लगा हुआ रहेगा, उसके ऊपर उसका नाम और सारी डिटेल्स रहेंगी, ताकि देखने वाले को पूरा आइडिया आ जाए, पूरी मालूमात मिल जाए। तो द फेमस बॉटनिकल गार्डन्स आर एट क्यू, दैट इज़ इन इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया, एंड द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये नाम याद रखो कि कौन सा गार्डन किधर है। नीट में इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि अपना इंडियन बॉटनिकल गार्डन किधर है, 2-4 सिटी के नाम लिखा हुआ रहता है, उसमें एक रहता है कि हावड़ा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन किधर है, हावड़ा में। उसी तरीके से नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किधर है, आपको नाम मालूम रहना चाहिए कि लखनऊ में। तो ऐसा ये दो तीन नाम हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये गार्डन का नाम। नेक्स्ट अपना टेक्सोनॉमिकल की है म्यूज़ियम। अब ये म्यूज़ियम में क्या रहेगा, ये सेम हर्बेरियम के जैसा। हर्बेरियम में प्लांट्स के डेड सैंपल प्रिजर्व करके रखे थे, म्यूज़ियम में एनिमल्स के डेड सैंपल को प्रिजर्व करके रखा जाएगा। सो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेज। तो ये म्यूज़ियम कहाँ पे रहेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, एजुकेशनल के जो संस्थान है, जैसे कि स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ पर ये म्यूज़ियम्स रहेंगे। आप देखो आपके कॉलेज में भी म्यूज़ियम रहते हैं, एनिमल्स का कलेक्शन रहता है, वहाँ छोटे बड़े एनिमल्स प्रिजर्व करके रखे जाते हैं, तो इस जगह को बोलेंगे म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो ये म्यूज़ियम में क्या है कि प्रिजर्व स्पेसिमेंस है, प्रिजर्व सैंपल्स है, किसके लिए, आगे के स्टडी करने के लिए और रेफरेंस यूज़ करने के लिए। तो स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर्स ऑफ और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। कि जो स्पेसिमेन है, जैसे कि अगर वो एनिमल छोटा है, जैसा कि अपना फ्रॉग है, अब ये फ्रॉग को अगर स्टोर करके रखना है तो फ्रॉग छोटी रहती है, और उसको सुखा के रखे तो पूरी सूख जाएगी, स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो ऐसे मैसिव एनिमल्स के पार्ट को या एनिमल्स को एक
प्रिजर्वेटिव लिक्विड रहता है, उस लिक्विड को कांच के जार में या कांच की बोतल में रखकर वो लिक्विड प्रिजर्वेटिव डालकर उसके अंदर वो एनिमल की बॉडी को सेफ रखा जाता है। ठीक है। सो प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। तो कुछ एनिमल्स जो कि बड़े हैं, जैसे कि हिरन है। अब हिरन को प्रिजर्व करने के लिए आप इतना बड़ा लिक्विड का जार बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे कि एनिमल हिरन के अंदर का पूरा मटेरियल मरने के बाद उसको काट के पूरा निकाल देंगे। खाली वो हिरन को ऊपर से बाहर से उसका स्किन सी कर अंदर पूरा घास फूस भर देंगे, उसके पैर को बाम्बू वगैरह लगा के खड़ा कर देंगे, तो ऐसा दिखेंगे कि सीधे हिरन खड़ी हुई। तो इस तरीके से बड़े एनिमल्स का ड्राई सैंपल रहेगा और स्मॉल एनिमल को प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डालकर प्रिजर्व किया जाएगा। सो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। अब जो इंसेक्ट है छोटे, जैसे कि बटरफ्लाई वगैरह, तो इनको पहले कलेक्ट किया जाएगा, फिर उनको किल किया जाएगा, मतलब उनको मारा जाएगा क्लोरोफॉर्म वगैरह डालकर। फिर वो मरने के बाद उनके पंख फैलाकर उनको, क्योंकि जैसे ही इंसेक्ट मर जाएगा उसके पंख ये वो पूरे मुड़ जाते हैं, तो उसको सीधा बोर्ड पर लगाकर 1-8 दिन पिन करके रख देते हैं, ताकि जैसे बटरफ्लाई बैठने के बाद उसके पंख मुड़ जाते हैं, मरने के बाद भी ऐसे मुड़े हुए रहेंगे। लेकिन उसको खोल कर किलिंग, मारने के बाद उसको, मरने के बाद उसको क्या करते हैं कि जैसा थर्माकोल वगैरह पे उसके पंख खोल कर पिन लगा देते हैं, तो फिर कुछ दिन के बाद वो अकड़ के बराबर खुले हो जाते हैं। इस तरीके से वो इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाएगा। सो लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। तो जो बड़े एनिमल्स रहेंगे उसको कैसे करते हैं, आर यूजुअली स्टफ्ड यानी कि अंदर घास भूस भर के। अभी जैसे आपको हिरन का बोला मैं कि हिरन को जैसा अपन अंदर का मटेरियल निकाल कर उसके अंदर घास वगैरह भर के खड़ा कर देंगे, बम्बू के पैर वैर लगाकर, उसको बम्बू उसके पैर में लगाकर, तो वैसा बड़े एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है। सो म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। कभी कभी म्यूजियम के अंदर मांस बगैर खाली सांगड़ा जो उसकी स्केलेटन होता है ये भी प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड्स है ज़ूलॉजिकल पार्क। अब ये ज़ूलॉजिकल पार्क में क्या रहेगा, एनिमल्स के लाइफ सैंपल। म्यूजियम में एनिमल के डेड सैंपल और पार्क में एनिमल के लाइफ सैंपल। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ड इन प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। तो इसमें जो वाइल्ड एनिमल्स है इनको प्रोटेक्टेड एरिया में, मतलब उनको कोई मारना नहीं है, ये भाग के नहीं जाना, ऐसे प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ह्यूमन के केयर में, मतलब इंसान उसका ख्याल रखते हुए उनके खाने पीने का हर चीज़ का उनको रखा जाएगा। कई के लिए कि उनके फूड हैबिट्स, कि वो कैसे खाते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं वगैरह वगैरह स्टडी करने के लिए उनको प्रोटेक्टेड एरिया में रखकर अपन पढ़ेंगे, उनको स्टडी करेंगे। एंड दिस एरिया विल बी कॉल्ड एज ज़ूलॉजिकल पार्क। So all animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar for their natural habitats। कि जो जू पार्क में अपन एनिमल्स को रखेंगे इसमें हो जितना हो सके उनको उनके जो नेचुरल कंडीशन है, कि जो उन जंगल में जिस तरीके रहते थे, जैसे लॉयन है केव में रहता है तो उसको ऐसी गुफा बना के देंगे, जैसा भी है। तो वैसे जो जानवर उसके जंगल में जैसे तरीके से रहता था उसको उस जितना होता उतना उसको नेचुरल कंडीशन, उसकी नेचुरल हैबिटेट बना कर देने के लिए अपन कोशिश करेंगे। तो चिल्ड्रंस लविंग विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड एज जू। तो आप लोग गए होंगे कभी जू में, तो ये जो जू है ये भी एक अपने को टेक्सोनॉमी में यूज़ होने का एक इम्पॉर्टेंट एड्स है, क्योंकि जू में जाते हैं अपन डिफरेंट एनिमल्स पढ़ते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि भाई ये लॉयन कैसा रहता है, ये हिपोपोटामस कैसे रहता है, ये राइनो कैसा रहता है, एलिफेंट कैसा रहता है, ऐसे देखकर अपन उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट्स वाई दिस ज़ूलॉजिकल पार्क आल्सो एक्ट एज एन टेक्सोनॉमिकल एड्स, क्योंकि टेक्सोनॉमिक में अपने को समझने में मदद होती है, टेक्सोनॉमी पढ़ने में, इसके लिए उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो जो भी चीज़ टेक्सोनॉमी में मदद करती है दे विल कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक एड्स। और लास्ट है की। अभी जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में, यहाँ पर कि प्लांट और एनिमल किंगडम में जो अपन ने दो सारे ग्रुप ऑफ जो भी पॉपुलेशन है उसको दो ग्रुप में बांटा है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। तो ये दोनों को बांटने के लिए अपन ने क्या किया, एक रीज़न लगाया कि क्या, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। कि सेल वॉल अगर है तो उसको प्लांट किंगडम और सेल वॉल नहीं है तो उसको एनिमल किंगडम। तो ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल का जो बात है ये एक
की है कि एक वजह है, इस वजह से अपन ने एनिमल को ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा है। तो जो वजह है जिस वजह से अपन ने ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, कुछ को प्लांट में रखा है, कुछ को एनिमल्स में रखा है, तो ये जो वजह है तो उस वजह को बोलेंगे की, कि जिस वजह से अपन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में बांट रहे हैं उस वजह का नाम, उस वजह को बोलते हैं की। तो वैसे ये हो गया कीज। सो की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिक एड्स यूज्ड फॉर identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities। कि ये जो की है ये लगाकर अपन क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है उनको पहचानेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। मतलब अगर एक जैसे है तो उनको एक ग्रुप में रखेंगे और अगर अलग है तो उनका अलग ग्रुप बनाएंगे। तो ये हो गया की का यूज़, कि जैसे सारे अपन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल अपन ने प्लांट में रखा, कि जिसको भी प्लांट में सेल वॉल, जिसको सेल वॉल रहेगा उन सारों को अपन प्लांट किंगडम में रखेंगे, और जैसे ही कोई अलग रहा बगैर सेल वॉल का रहा कि उसको एनिमल किंगडम में रखेंगे। तो बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सो द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कॉपलेट। तो हर की के दो अपोजिट पहलू रहेंगे, दो अपोजिट ऑप्शन, तो ये ऑप्शन को बोलेंगे कपलेट्स। जैसे कि अभी अपन ने देखा था प्लांट और एनिमल किंगडम के लिए कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, तो यस और नो ये दो है कि नहीं, सेल वॉल रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये यस और नो दो जो है ये दो को बोलते हैं कपलेट। सो इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन। अब यस और नो दो ऑप्शन, एक ऑप्शन के बीच में के दो, एक वजह, एक कैरेक्टर के लिए दो अपोजिट ऑप्शन है कि सेल वॉल या तो प्रेजेंट है यस, सेल वॉल या तो एब्सेंट है नो। तो इस तरीके से कपलेट बोले तो दो पार्ट रहेंगे जो कि आपस में कंट्रास्ट रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। सो दिस रिजल्ट इज एक्सेप्टेंस, दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। तो जैसे सेल वॉल यस है तो मतलब सेल वॉल नहीं वाला ऑप्शन खुद कैंसिल हो गया कि उसमें सेल वॉल है, या फिर सेल वॉल नहीं है बोले तो है वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। तो जब आप यस को सेलेक्ट करते हैं तो नो आपका कैंसिल हो जाता है, जब नो को सेलेक्ट करते हैं तो यस आपका ऑटोमेटिक कैंसिल होता है। सो ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। अब ये जो एक ऑप्शन रहेगा ये दोनों को मिला के कपलेट बोले और एक को बोलेंगे की। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड्स। के दोनों एक वजह जो है वो की है, वो वजह के दो रूप है यस और नो, इनको बोलेंगे कपलेट। ये कपलेट में दो पार्ट है यस और नो, इसको एक एक को बोलेंगे लीड। तो फिर हर की में कितने हो गए, दो लीड हो गए। तो सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो जैसे हर कैटेगरी में, जैसे अपन ने किंगडम को दो बनाया था, किंगडम में दो बनाते वक्त एक की लगाया था अपन ने कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, तो वैसे दूसरी कैटेगरी डिवीजन और फाइलम बनाते वक्त भी अपन दूसरा रखेंगे कि कॉर्ड डेटा। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसको कॉर्ड डेटा में रखेंगे, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो उसको नॉन कॉर्ड डेटा में रखेंगे। तो ऐसे हर लेवल पे डिफरेंट टेक्सोनॉमिक की लगेगी कि हर कैटेगरी डिफाइन करते वक्त उसको एक टेक्सोनॉमिकल की अलग लगेगी। तो हर टाइम पे अपने को अलग अलग की लगाना पड़ेगा फॉर एवरी कैटेगरी। हर कैटेगरी डिसाइड करने के लिए अपने को एक स्पेसिफिक की लगाना पड़ेगा। तो separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose। कि हर ग्रुप को आपको आइडेंटिफाई करते वक्त, ग्रुप में रखते वक्त उसके लिए अपने को अलग टेक्सोनॉमिक की लगाना पड़ेगा। सो कीज़ आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो ये जो कीज़ होते हैं ये जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं, याद रखिए। एनालिटिकल इन नेचर मतलब एनालिसिस करके अपने को उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि यस है या नो है, एनालिसिस। तो दे आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ और भी है अपने को टेक्सोनॉमिक एड्स छोटे वाले, मतलब उतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते हैं। तो दे आर सम एज फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। तो ये फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग जो है ये भी मालूमात जमा करने के लिए यूज़ होने वाले एड्स है। सो दे आल्सो हेल्प्स इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। कि सारों का किस लिए मदद होती है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि जो ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसको करेक्ट पहचानना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसके लिए यूज़ होगा। और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन
फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। कि जो फ्लोरा रहेगा, फ्लोरा में क्या रहेगा कि डिटेल मालूमात रहेगी किसके बारे में, हैबिटेट, हैबिटेट यानी कि रहने की जगह, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ द गिवन एरिया, कि एक किए हुए जगह पर कि कितने टाइप के प्लांट्स है और किस जगह पर ज़्यादा कौन से हैं और किस जगह पर कम कौन से हैं, कि मतलब कितना डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, कौन से प्लांट्स कौन सी जगह पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ये सारा लिखा हुआ रहेगा फ्लोरा। एंड दिस फ्लोरा ऑफ द एरिया, हर एरिया का फ्लोरा अलग अलग रहेगा। सो दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पेसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। तो हर पर्टिकुलर एरिया का एक प्लांट स्पेसीज का कि इसी तरीके से मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज फाउंड इन द एरिया। तो एक एरिया में कितने प्रजातियां पाए जाते हैं, कि एक एरिया में कितने स्पेसीज है, उसको मालूमात, जो उस टाइप की मालूमात जो रहेगी, उस डॉक्यूमेंट का नाम रहेगा मैनुअल्स। तो मैनुअल्स में हर एक स्पेसिफिक एरिया का एक मैनुअल रहेगा, उसमें उस एरिया में कितने टाइप के प्रजातियां हैं इसकी मालूमात रहेगी। उसी तरीके से मोनोग्राफ कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन, कि एक कोई कैटेगरी के बारे में अगर डिटेल मालूमात जिसमें रहेगी उसको बोलेंगे मोनोग्राफ। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टूल्स है जो कि अपने को टेक्सोनॉमी में यूज़ होते हैं। तो हियर वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर। तो अभी ये चैप्टर को, अभी जैसे टेक्सोनॉमिकल कीज है, इसको अगर अपन नोट्स निकालेंगे तो ये इस तरीके से अपने को इसके नोट्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि यहाँ पे है हर्बेरियम, तो ये हर्बेरियम, ये टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में देखिए ऐसे मेमोरी मैप में आपको कुछ तो ऐसे निशान बनाना चाहिए ताकि अपने को याद रहे। तो ये टेक्सोनॉमिकल एड्स, इसमें अगर पेंटागन बीच में बनाए तो अपने को याद रहेगा कि टेक्सोनॉमिकल एड्स ये 5 है। तो अभी ये पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या है, इसके मालूमात हर्बेरियम के लिए देखो कि स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसीज ओनली। कि हर्बेरियम क्या है, ये कलेक्ट करके प्रिजर्व करे हुए प्लांट स्पेसीज को रखने का जगह है। दूसरा, हर्बेरियम शीट लेबल्ड ऑफ डेट, प्लेस, नेम एक्सेट्रा। तो ये हर्बेरियम शीट पे लेबल लगाया जाएगा जिसके ऊपर डेट, प्लेस, नेम एक्सेट्रा लिखा जाएगा, एंड इट इज़ क्विक रेफरेंस सिस्टम। दिस इज सफिशिएंट अबाउट द हर्बेरियम। तो ये हर्बेरियम के बारे में। दूसरा है बोटेनिकल गार्डन। अब ये बोटेनिकल गार्डन में क्या रहेगा, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट ओनली, किसके अंदर लिविंग प्लांट्स के पूरे कलेक्शन है। प्लांट्स आर लेबल्ड ऑफ नेम एक्सेट्रा। फिर हर प्लांट के ऊपर, जैसे हर्बेरियम में ड्राई सैंपल के ऊपर लगाया गया लेबल, वैसे यहाँ पर प्लांट्स, लिविंग प्लांट के ऊपर लेबल लगाया जाएगा। और एग्जांपल है IBG इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जो कि हावड़ा में है, और NBRI लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद है अपना म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में है सेटअप इन स्कूल्स एंड कॉलेज, प्रिजर्व स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल की प्रिजर्व स्पेसीज रखा जाता है इसमें। दूसरा, प्रिजर्व इन ए जार कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, क्योंकि जो छोटे एनिमल्स रहेंगे उसको प्रिजर्व करने के लिए अपन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन यूज़ करेंगे जार के अंदर, ये बॉटल्स में। सो ऑल्सो ड्राई सैंपल, म्यूजियम में ड्राई सैंपल भी रहते हैं, लाइक द स्टफ्ड। सो लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड यानी कि घास फूस भरा हुआ रहेगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट, ऑल्सो कलेक्शन ऑफ स्केलेटन। सो ऑल्सो कलेक्शन ऑफ स्केलेटन, कि कुछ म्यूज़ियम के अंदर अपन स्केलेटन भी स्टोर करके रखेंगे। ये हो गया म्यूज़ियम का। अभी म्यूज़ियम के बाद है ज़ूलॉजिकल पार्क। ज़ूलॉजिकल पार्क में क्या रहेगा, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट अंडर ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। उसके बाद स्टडी फूड हैबिट एंड बिहेवियर, कि उनको क्यों रखते हैं ह्यूमन ऑब्जर्वेशन में, कि उनके खाने का तरीका, उनके खाने की हैबिट और उनका बिहेवियर अपने को समझ में आने के लिए। एंड नेचुरल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड सिमिलरली, कि उनके जो रहने की जगह थी नेचुरली, वैसे ही नेचुरल कंडीशन उनको प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल जू पार्क। अभी की क्या है, देखो ये 5 है पूरे टेक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, ज़ूलॉजिकल पार्क और लास्ट में की। अब की क्या है, ये की बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कि ये की जो है ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उनके कि जो भी है वो एक दूसरे से अपोजिट रहेगा। इन पेयर कॉल्ड एज कपलेट, और ये कैरेक्टर दो
उसके आंसर दो रहेंगे, इन पेयर जोड़ी में रहेंगे, और ये जोड़ी को बोलेंगे कपलेट। चॉइस बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, कि यहाँ की में आपको दो अपोजिट ऑप्शन में से एक चुनना पड़ेगा। ईच ऑप्शन इज कॉल्ड एज लीड, कि ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों को मिला के हो गया कपलेट, और ये कपलेट में से एक एक को बोलेंगे लीड। तो सेपरेट की फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, या जब कभी आपको हियरarchy ऑफ क्लासिफिकेशन में डिफरेंट कैटेगरी में कोई ऑर्गेनिज्म को रखना होगा तो आपको हर वक्त अपना एक अलग अलग टेक्सोनॉमिक की लगाना पड़ेगा, समझे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नहीं समझा है तो आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्लास में अपने को क्लासिफिकेशन करना है, तो क्लास में अपन क्लासिफिकेशन करेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग, चलो अलग हो गया। ये की लगाया अपन ने, एक की लगाया कि जो बॉयज़ है एक ग्रुप में आ जाओ, गर्ल्स हो एक ग्रुप में चलो। उसके बाद दूसरा अपने को अपन क्लासिफिकेशन करेंगे बॉयज़ के अंदर, कि बॉयज़ के अंदर शर्ट वेयरिंग बॉयज़, शर्ट पहने हुए अलग और टी शर्ट पहने हुए अलग, तो फिर शर्ट पहने वाले अलग चले जाएंगे। अब जैसे शर्ट पहने वाले, तो शर्ट पहने वाले यस, शर्ट पहने नहीं टी शर्ट पहने नो में आएंगे, तो उनका अलग ग्रुप। फिर टी शर्ट के अंदर और क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा अपने को, कि भाई उसके अंदर ये कि भाई आपको उसमें कॉलर है या विदाउट कॉलर है, तो टी शर्ट विथ कॉलर एक ग्रुप, टी शर्ट विदाउट कॉलर एक ग्रुप। तो ऐसे हमेशा जो अपन ग्रुप के पॉपुलेशन को डिवाइड करते वक्त एक रीज़न लगा रहे हैं, एक वजह लगा रहे हैं, उस वजह को बोलते हैं की। अंडरस्टैंड। इस तरीके से ये नोट्स बनाए हैं और आप इसको अच्छे से फॉलो करो। ये वीडियो को 1 से 2 बार देखो डिटेल, और अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। और अगर कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है कोई, तो आप मुझे पूछिए और इसके नोट्स बना के मुझे भेजो। फिर अपन बाद में इसके ऊपर MCQ टेस्ट रखेंगे, ठीक है। ओके बाय।